हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आज हम IIT JEE के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन द चैप्टर नंबर 1 ऑफ द क्लास 11 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है JEE मेंस 2019 का है। इसमें गिवन है कि टाइम पीरियड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G के, प्लैंक्स कांस्टेंट H के एंड स्पीड ऑफ लाइट C के। तो हमें इसमें जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना था। यहाँ पर हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करना है। तो हम सपोज करते हैं G की पावर समथिंग P है, H की पावर Q एंड C की पावर समथिंग R है। ठीक है, यहाँ पर P, Q और R की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन निकलेगा बिटवीन द टाइम पीरियड, बिटवीन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखें यहाँ पर कि हमें अगर यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करना है और फॉर्मूले को डिराइव करना है तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन जो फॉर्मूला होगा और जो राइट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला होगा, दोनों को हम इक्वेट करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQ एंड R एंड यू विल गेट द रिलेशन अमंग दीज 4 फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑफ द टाइम इज T, इट इज सिंपली T। ठीक है, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक एक का हम फिजिकल क्वांटिटी का देखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का देखना है हमें, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। दो मासेस m1 और m2 के बीच में लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला ये है। यहाँ पर कैपिटल G को ही कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ से कैपिटल G यहाँ देखें तो F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 आ जाएगा। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम जानते हैं m1 L1 T-2 होता है, और R स्क्वायर क्योंकि लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर विच इज L स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इनटू मास, दैट मींस m स्क्वायर। देन द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 L3 T-2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा m-1 L3 T-2 और इसकी पावर कितनी है? P है। फिर उसके बाद है प्लैंक्स कांस्टेंट H। प्लैंक्स कांस्टेंट H को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए एनर्जी जो होती है ऑफ फोटॉन्स, फोटोन जो है वो लाइट के अंदर होते हैं, लाइट के अंदर फोटॉन्स हैं। फोटोन हर एक की एनर्जी फोटोन की होती है h न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है और E यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से H कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर H निकालें अगर यहाँ से तो देखिए H और न्यू होता है 1/T, तो यहाँ से आ जाएगा H इज इक्वल टू ET। ठीक है, एनर्जी दैट मीन्स वर्क, वर्क का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज m1 L2 T-2। ठीक है, और ये क्या है? टाइम है, दैट मीन्स T। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L2 T-1, m1 L2 T-1। तो यहाँ रख देंगे m1 L2 T-1 और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है Q। और फिर बात करते हैं C की। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा LT-1 सिंपली। कितना हो जाएगा? LT-1। दिस इज द स्पीड से डिनोटेड बाय S। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा LT-1। किसी भी टाइप की वेलोसिटी या स्पीड जो होगी उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? LT-1 और इसकी पावर कितनी है? R है। ठीक है, नाउ यूजिंग दी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस जो हैं और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन जो हैं वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर इनको हम कंबाइन करें देन यू आर गेटिंग m टू द पावर माइनस ऑफ P प्लस Q। L के कितना हो जाएगा? 3P और इधर से 2Q और इधर से R, तो 3P प्लस 2Q और प्लस में R। और T का जो डायमेंशंस है ऑन द राइट हैंड साइड वो कितना हो जाएगा? -2P माइनस Q एंड माइनस R, -2P माइनस Q एंड माइनस R, ये आ जाएगा यहाँ से। नाउ इन दोनों का अगर कंपेयर करें डायमेंशन फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग -P प्लस Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि मास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं m0, ठीक है, T1 L0। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एल के भी यहाँ कोई डायमेंशन नहीं है, 0 है, दैट मीन्स 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 0। और t का है यहाँ पर डायमेंशन यहाँ पर 1 है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर है माइनस 2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से तो हमें पता लग रहा है कि p और q आपस में क्या है, इक्वल है। p और q यहाँ से आपस में इक्वल है। इन दोनों इक्वेशंस में हमें देखना, देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, दोनों का क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये r से ये माइनस r आपस के अंदर कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। दोनों का अगर ऐड करें देन p एंड प्लस q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से, p प्लस q इज इक्वल टू 1। और p और q दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर अगर पुट करें देन 2q इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू हाफ। दैट मीन्स p और q दोनों की वैल्यू हाफ है। और r की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस का किसी को भी यूज करके आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू यूज कर रहा हूं इसमें p और q की, इस इक्वेशन के अंदर, देन p की वैल्यू अगर आप हाफ रखेंगे देन फ्रॉम दिस इक्वेशन यू आर गेटिंग -2/2 माइनस हाफ एंड माइनस r इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से आ जाएगा -1 माइनस हाफ इज माइनस r इज इक्वल टू 1। तो r यहां से आ जाएगा -2 माइनस हाफ, दैट मीन्स -5/2। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। और ये सारी वैल्यूज अब यहां पर हम प्लग करते हैं, देन यू आर प्लगिंग हेयर। p की वैल्यू कितनी है, यहां से p की वैल्यू हाफ है, q की वैल्यू भी हाफ है, और r की वैल्यू जो है यहां पर कितनी है, -5/2 है, -5/2 है। ठीक है, सो डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा, देखिए हाफ जो है इन सब के अंदर ही आ रहा है, तो अंडर रूट लगा सकते हैं आप यहाँ पर, अंडर रूट GH डिवाइडेड बाय क्योंकि क्या माइनस है, और c की पावर 5 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा t। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ GH बाय c टू द पावर 5। दिस इज द रिलेशन अमंग द 4 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है JE 2014 एडवांस में पूछा गया था क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज कि मान लीजिए d डिस्टेंस दूरी पर कोई सिग्नल है और फोग कंडीशंस में उसे क्लियरली देखने के लिए, उस सिग्नल को क्लियरली देखने के लिए एक रेलवे इंजीनियर ने डायमेंशन एनालिसिस का यूज किया। डायमेंशन एनालिसिस का जब उस रेलवे इंजीनियर ने यूज किया देन ही फाइंड आउट दैट दिस डिस्टेंस d, ठीक है, दिस डिस्टेंस d फ्रॉम द लाइट सिग्नल इट डिपेंड्स ऑन द 3 फिजिकल क्वांटिटीज। इट डिपेंड्स अपॉन द 3 फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज द मास डेंसिटी ऑफ द फॉग, मास डेंसिटी ऑफ द फॉग। दूसरी चीज जो है यह है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सिग्नल, क्योंकि सिग्नल से जो लाइट आ रही है उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। ठीक है, उस इंटेंसिटी पर भी डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करने लग रहा है। और जो तीसरी चीज है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सिग्नल। इसको हम रो से डिनोट कर देते हैं, इंटेंसिटी को हम एस से डिनोट कर देते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट कर देते हैं। अब क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ये जो डिस्टेंस है आफ्टर यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस यू आर गेटिंग d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 1/n एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस n। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर दोबारा से सुनते हैं। देखिए फोग कंडीशंस में d डिस्टेंस दूरी पर कोई लाइट सिग्नल है, उसे क्लियरली देखने के लिए एक रेलवे इंजीनियर ने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया and you find out that the distance d depends upon the 3 physical quantities. One is the mass density of the fog, which is denoted by the rho, intensity of the light, which is denoted by the s, and frequency of the light signal, which is denoted by f. And when you use the dimensional formula, you are getting out that d is directly proportional to s to the power 1/n. Now you have to find out what is the value of this n. तो यहां पर देखें तो d जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो, एस और एफ, इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम ए बी सी यहाँ पर इसकी पावर पुट कर देते हैं। जहां पर ए बी सी हमारे लिए अननोन है, हमें इनकी वैल्यूज यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो हम वही करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इससे हमें ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। मेनली हमें बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ से एस के जो पावर है उससे पूछ रहा है कि किस तरीके से डी डिस्टेंस डिपेंड करने लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बी हमारा फाइंड आउट करना मोटिव है, बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से अगर देखें हम तो। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला जो है डी, यानी कि डिस्टेंस का सिंपली एल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है एल क्यूब, दैट मीन्स m1 L-3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस मास डेंसिटी रो। ठीक है, तो आ जाएगा m1 L-3, इसकी पावर कितनी a। फिर इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब देखिए इंटेंसिटी जो है वो होता है, इंटेंसिटी एस इज पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। अब जो पावर है इट इज गिवन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एरिया। दिस इज कम्स आउट टू बी वर्क डन डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, यहां से आ जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया इनटू द टाइम। वर्क डन का हम डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं m1 L2 T-2। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस से आप ये आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ए यहाँ पर एरिया है, इसका एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी यहाँ पर टाइम है तो इसका हो जाएगा टी। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से जो पावर है एल की वो जीरो आ जाएगी, दैट मीन्स। ठीक है, आप यहाँ से कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ से कैंसिल करने की बजाय आप सिंपली लिख देंगे कि यहाँ से एल जो है इसकी कितनी आ जाएगी, डायमेंशन कितना हो जाएगा एल का, जीरो हो जाएगा। तो m1 एंड t-3। ठीक है, m1 एंड t-3, तो सिंपली यहाँ से इसका आ जाएगा m1 t-3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी b। फिर इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, दैट मीन्स t-1, तो इसका हो जाएगा t-1 और इसकी पावर आ जाएगी c। ठीक है, इन सबको अगर कंबाइन करें देन यूर गेटिंग m टू द पावर a प्लस b, a प्लस b। ठीक है, l की पावर यहां से आ जाएगी -3a, l की पावर यहां से कितनी आ जाएगी -3a, और t की पावर आ जाएगी -3b -c। अब हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें, यानी कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल, देन यू आर गेटिंग a प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर मास पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। देन यू आर गेटिंग a प्लस b इज इक्वल टू 0। -3a की वैल्यू यहां पर 1 है, सो -3a इज इक्वल टू 1 है, और -3b माइनस c की वैल्यू यहां से कितनी है, 0 है अगेन। अब यहां से हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से हमें पता चलता है कि a इज इक्वल टू -b है, a की वैल्यू कितनी है, -b है, और a की वैल्यू यहां से कितनी है, -1/3 है, दैट मीन्स b की वैल्यू -a, दैट मीन्स 1/3 है। तो यहां से हमें पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। दैट मीन्स d जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s टू द पावर b, b कितना है, 1/3। ठीक है, और हमें गिवन है कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 1/n, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सो यू हैव टू कंपेयर दीज टू, यू आर गेटिंग n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी इन द JEE 2014 एडवांस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हमें देखिए ये है JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है ये, एंड इट सेज दैट एरिया ऑफ वन स्क्वायर, एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज गिवन टू यू, इट इज 5.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर के एरिया आपको गिवन था 5.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ सच 7 स्क्वायर्स। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इन अकाउंट ऑफ द साइंटिफिक फिगर्स, यानी कि साइंटिफिक फिगर्स के हम यूज करते हुए इसका जो एरिया है वो निकालेंगे 7 स्क्वायर्स का। ठीक है, इन अकाउंट ऑफ साइंटिफिक फिगर्स, साइंटिफिक फिगर्स। तो सबसे पहले जानते हैं साइंटिफिक फिगर्स होते कौन से हैं। मान लीजिए आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, ठीक है, जब आप उसको मेजर कर रहे थे यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, देन यू आर गेटिंग द वैल्यू से इन बिटवीन
यू आर गेटिंग द वैल्यू इन बिटवीन से 2.15 एंड 2.16, ठीक है, एंड समवेयर से सेंटीमीटर इज द यूनिट, ठीक है, डिस्टेंस आप मेजर कर रहे थे यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू इज इन बिटवीन 2.15 एंड 2.16 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली आपको नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या वैल्यू लेंगे, सम स्टूडेंट्स 2.15 सेंटीमीटर ले सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 2.16 सेंटीमीटर ले सकते हैं यहाँ से वैल्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये सर्टेन नहीं है लास्ट डिजिट, मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, उसका लीस्ट काउंट कितना है। हो सकता है इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो जो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस की बजाय 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है मेजर कर सके, ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर पाएगा, ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग आपको देगा वो इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अभी आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है मेजर कर रहा है लेंथ को, डिस्टेंस को, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो है ये अपने पास अनसर्टेन है। यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट दिस मेजरमेंट द लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन। तो किसी भी जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन ही होती है। बाकी जो बची हुई हैं डिजिट्स दैट मीन्स 2.1, ये हम श्योर हैं कि ये डिस्टेंस इतना आना है 2.1, ठीक है, लेकिन इसके आगे जो सेकंड जो डिजिट है वो हम नहीं जानते क्या होगी आफ्टर डेसिमल प्लेस, ठीक है, तो ये अनसर्टेन है एंड दीज आर द प्रिसाइजली नॉन, ये हम जानते हैं, दे आर प्रिसाइजली नॉन। 2.1 is the precisely known, but out of the 5 and 6 the length is uncertain here, ठीक है। कुछ स्टूडेंट 2.15 भी लिख सकते हैं, 2.16 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो दोनों ही रीडिंग्स में जो है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है कि आंसर में क्या आना है। तो साइंटिफिक फिगर्स क्या होते हैं, इन प्रिसाइजली नॉन डिजिट्स जो हैं इनको साथ में लेके चलें, और साथ ही साथ ये जो लास्ट डाउटफुल या अनसर्टेन डिजिट है इसको आप डाउटफुल भी कह सकते हैं, डाउटफुल या फिर अनसर्टेन डिजिट को अगर हम लास्ट में लेके चलें तो इन सारी डिजिट्स को हम कहते हैं साइंटिफिक फिगर्स या साइंटिफिक डिजिट्स, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द प्रिसाइजली नॉन एंड लास्ट वन डाउटफुल और अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड साइंटिफिक डिजिट्स और फिगर्स, ठीक है। जितना ज़्यादा साइंटिफिक फिगर्स होगा जो मेजरमेंट है वो उतना ही प्रिसाइज होगा। तो ये बात हम यहाँ स्टार लगा के लिखते हैं, more scientific figures implies that more precise the measurement, ठीक है। तो ये हमने जाना कि साइंटिफिक फिगर्स होते क्या हैं। द प्रिसाइजली नॉन एंड द लास्ट वन डाउटफुल और द अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड द साइंटिफिक डिजिट्स और साइंटिफिक फिगर्स। मोर द साइंटिफिक फिगर्स इन ए मेजरमेंट दैट मीन्स मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट, ज़्यादा प्रिसाइज होगी वो मेजरमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक फिगर्स जो हैं उनको फाइंड आउट करने के रूल्स क्या हैं, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट में कितने साइंटिफिक फिगर्स आ रहे हैं ये हम कैसे मालूम करें, इसके कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं। द रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए फर्स्ट रूल ये है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरी बात, जीरो जो है स्टार्टिंग में जो आने लग रही है मेजरमेंट में वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑल जीरोज एट स्टार्टिंग आर नॉन सिग्निफिकेंट। तीसरी बात, वो जीरोज जो दो नॉन जीरोज के बीच में आने लग रहे हैं, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने लग रहे हैं, वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। ऑल जीरोज कम्स इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आने लग रहे हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं।
आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, और फोर्थ बात करते हैं जो सबसे एंड में आ रहे हैं जीरोस, उनकी बात करते हैं, जीरोस एट एंड। अगर जीरोस एट द एंड की हम बात करें तो देखिए दो केस बन सकते हैं। हो सकता है उस मेजरमेंट में डेसिमल प्लेस आने लग रहा हो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट आने लग रहा हो। अगर मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट है कहीं पर भी, डेसिमल पॉइंट है कहीं पर भी, तो फिर जो एंड वाले जो सब जीरोस हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, और अगर उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है, नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है, नो डेसिमल पॉइंट, देन these all zeros which comes out at the end of an measurement, they are all not significant. फिफ्थ पॉइंट ये है कि पावर्स ऑफ 10 जो हैं, पावर्स ऑफ 10 ये सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। पावर्स ऑफ 10 आर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। और जिन वैल्यूज को हम एक्यूरेटली नहीं जानते हैं, जो वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं आगे इन्फिनिटी तक, उन सब के इन्फिनिटी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाई है अपने पास, पाई की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 3.14 लेके चलते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा चली जाती है और ये अपने आप को बाद में जो है रिपीट करती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कभी खत्म होने वाली नहीं है और इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी, मतलब ये इन्फिनाइट डेसिमल डिजिट्स तक जाएगा। दैट मीन्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होगा। इसी तरीके से 1/3 है, 1/3 दैट मीन्स 0.333, इस तरीके से आप इन्फिनिटी तक ले जाइए। दैट मीन्स इसका भी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो अनसर्टेन नहीं है इनकी वैल्यूज, यहाँ पर अनसर्टेन नहीं है और बाद में जो है रिपीट करती जा रही हैं। इन सब वैल्यूज की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सारे कितने आएंगे, इन्फिनिटी आएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो स्टार्टिंग वाले वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 0.0024, तो इसका मतलब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स दो ही आएंगे। ठीक है, 24। ठीक है, और यहां पर देखें 24 आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दी 2। ऑल जीरोस कम्स इन बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 0.02004। ठीक है, अब इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर अपने फाइंड आउट करने हैं तो देखिए स्टार्टिंग वाले जो जीरो हैं उनको तो आपने काउंट नहीं करने, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जीरोस क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट हैं। और ये जो दो जीरोस हैं ये दो नॉन जीरो डिजिट्स 2 और 4 के बीच में आ रहे हैं और वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर होंगे। इसी तरीके से जीरोस एट द एंड अगर डेसिमल पॉइंट आ रहा है उस मेजरमेंट में तो सारे सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.240, ठीक है, 0.240 और एक मान लेते हैं हम 240। ठीक है, तो अब यहां देखें तो देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट आने लग रहा है और जीरो है एट द एंड, तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट है। स्टार्टिंग वाला तो सिग्निफिकेंट होता नहीं है, इसका मतलब यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली 240 है, यहां पर डेसिमल पॉइंट कोई आने लग रहा। ठीक है, जब आ ही नहीं रहा तो लास्ट वाला जो जीरो है ये अपने पास सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा है तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा जीरो विच कम्स आउट एट द एंड। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2 ही होगा, 2 एंड 4। ठीक है, लास्ट है पावर्स ऑफ द 10 आर नॉन सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल जैसे 0.2 इंटू 10⁻3। ठीक है, 0.2 इंटू 10⁻3। तो आपने इसमें फाइंड आउट करने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये जो आप इसका ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻, कितना 2। ठीक है, इसका आप ऐसे लिखिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट ये जो चीज़ है इसको आप सपोज कीजिए P से डिनोट करते हैं, P इंटू 10⁻Q से डिनोट कर देते हैं। किसी भी मेजरमेंट को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो P है उसकी वैल्यू रन करती है 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो इसके बीच में आनी चाहिए। यहाँ पर 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं आ रहा था, यहाँ 0.2 था जो कि लेस था 1 से। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर 1 से 10 के बीच में लेके आए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 जो है ये तो क्योंकि नॉन सिग्निफिकेंट है, 10⁻ जो भी है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 2 जो है ये काउंट होगा। दैट मीन सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसमें 1 हो गया। ठीक है, यहां से भी देखें तो भी आपको पता चल जाएगा, ये 0 है स्टार्टिंग में तो ये जो है नॉन सिग्निफिकेंट है और 2 जो है ये सिग्निफिकेंट है। 10⁻ वाले जितने भी हैं नॉन सिग्निफिकेंट है। आंसर फिर भी कितना आना है, 1 ही आना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रूल्स जो है आप फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट एनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ एनी 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, उनमें आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनको अगर आप काउंट करें तो फिर किस तरीके से आप काउंट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज साइंटिफिक फिगर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखिए, एडिशन और सबट्रैक्शन में एक ही रूल चलेगा,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एंड द रूल सेज, सपोज कीजिए x एक नंबर है से 2.45 और y एक नंबर है 2.3, ठीक है। आपने इन दोनों का सम किया x प्लस वाई एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू 4.75, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आई। अब यहाँ पर ये वैल्यू अगर आपने ऑन द अकाउंट ऑफ साइंटिफिक फिगर्स आपने इन दो नंबर्स को ऐड करना है, द आंसर इज नॉट कम्स आउट टू बी 4.75। वाई? बिकॉज देखिए इसमें क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो जो आंसर में है, क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल प्लेस और यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल प्लेस, तो जो मिनिमम वाला होता है दैट मीन्स 1 है, आपके में जो आंसर आएगा उसमें भी आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपके पास 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो ये आंसर नहीं आएगा, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम जानेंगे जब हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे नंबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में डालूंगा राउंड ऑफ कैसे करते हैं नंबर्स को, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है, इस केस में एक ही रूल चलता है और ये रूल ये है, सपोज कीजिए x की वैल्यू है 2.2 और y की वैल्यू है 2.0, ठीक है, 2.0 या फिर आप ऐसे कीजिए 2 है आपके पास सिर्फ, ठीक है, 2 है। आपने इन दोनों नंबर्स को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, xy इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी 4.4, कितना आ गया, 4.4 आ गया। अब यहां अगर देखें तो कंप्लीट देखना आपने, नॉट आफ्टर द डेसिमल प्लेस, कंप्लीट अगर x का अगर देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कंटेन कर रहा है, देन 1 and 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। y के केस में कितना है, y के केस में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में लीस्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है तो आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही आना चाहिए। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो अगेन आप इसको राउंड ऑफ करेंगे टू कम्स आउट टू बी इन द 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये वो रूल जान लेते हैं अब। राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट को आप राउंडिंग ऑफ कैसे करें, राउंड ऑफ कैसे करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए रूल क्या है, जो लास्ट मैंने कहा था आपके पास डाउटफुल डिजिट है या अनसर्टेन डिजिट है, उसे हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, उसे हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आपने क्या करना है, नेक्स्ट टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो आ रहा है हमें उसे चेक करना है। नेक्स्ट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमें उसे चेक करना है। अब 3 केस हो सकते हैं, हो सकता है कि वो डिजिट ग्रेटर देन 5 हो सकता है वो डिजिट ग्रेटर देन 5 हो। तो फिर हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस जो डिजिट है हम उसमें इंक्रीज कर देंगे बाय 1, ठीक है। अगर लेस देन 5 है तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें हम डिक्रीज कर देंगे 1 से, और अगर इक्वल टू 5 है तो फिर 2 केस हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं। आपने क्या करना है, आफ्टर द डिजिट नंबर 5 जो नेक्स्ट डिजिट होगी हमें वो चेक करनी है। नेक्स्ट टू डिजिट नंबर 5, नेक्स्ट टू डिजिट 5, ठीक है। नेक्स्ट टू डिजिट 5 हो सकता है वो इवन डिजिट हो सकता है ओड डिजिट हो। अगर ओड डिजिट है तो हम इंक्रीज कर देंगे 1 से, और अगर इवन है तो हम अनचेंज रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2.458 है, ठीक है। इस मेजरमेंट को जो है हमें क्या करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस तक यहां तक हो जाएगा। अब अगर देखें यहां पर तो ये क्या आने लग रहा है, 5, ठीक है। अब 5 यहां पर है तो 5 के बाद क्या है, 8 है, ठीक है, इक्वल टू 5 है। 5 के बाद क्या है, नेक्स्ट टू डिजिट नंबर 5 8 है। 8 क्या है, इवन है, दैट मीन्स अनचेंज्ड रहेगी वैल्यू, दैट मीन्स इसका आंसर 2.45 आने वाला है, ठीक है। अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस द आंसर इज कम्स आउट टू बी 2.45। ये इसका राउंड ऑफ हो गया। इसी तरीके से ये होता है 2.457। तो यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल प्लेस अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना होता तो यहाँ पर 5 है, 5 के बाद क्या आ रहा है, 7 आने लग रहा है, और 7 क्या है, ओड है, तो ओड है तो हम इसको एक जो इंक्रीज कर देंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 2.46, ठीक है। इस तरीके से लेस देन 5 का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2.467 ये है अपने पास,
ठीक है। इसका आपने अप टू 2 डेसिमल प्लेस आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये 6 आने लग रहा है, 6 के बाद क्या है 7 है, और 7 जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 5 नहीं है, ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इस वाला केस बन गया है। ग्रेटर देन 5 है तो इंक्रीज 1 से आप, तो 6 को आप 1 से इंक्रीज करेंगे, देन आंसर कम्स आउट टू बी 2.47। तो क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन था एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज गिवन टू बी 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने ऐसे 7 स्क्वायर्स का जो है एरिया फाइंड आउट करना था। तो सबका जो है आप सम कर देंगे A1 + A2 + A3, ठीक है, प्लस A4 अप टू A7, ठीक है। तो ऐसे 5.29 + 5.29 इस तरीके से आप इसको ऐड करते चले जाएंगे 7 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 7 × 5.29, दैट मीन्स आंसर कम्स आउट टू बी 3 and 0 and this comes out to be 37. So 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर क्या यही आंसर होगा, देख लेते हैं। देखिए आप सबको ऐड कर रहे हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम साथ लेके चलते हैं तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमें देखना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ रही हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 2 आने लग रहे हैं। तो आंसर में भी आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आने लग रहे हैं। इसका मतलब यही अपना आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, 37.03। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, ये है जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें गिवन था कि एक सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के अंदर, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में जो हमने लेंथ मेजरमेंट की, इट कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर विद 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, विद 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। और जो हमने टाइम पीरियड मेजर किया, टाइम पीरियड जो हमने मेजर किया फॉर दी 100 ऑस्किलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, फॉर 100 ऑस्किलेशंस, इट कम्स आउट टू बी 90 सेकेंड, 90 seconds with 1 second resolution। तो हमने परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना था, परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एरर्स का जो है बेसिक आइडिया होना चाहिए। कुछ फॉर्मूले हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज आपको ऐसे दिख सकती हैं, a + b, a - b, ab, a डिवाइडेड बाई b, a⁻n। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेटिव एरर, क्योंकि परसेंटेज एरर तो आप फाइंड आउट कर ही लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके रिलेटिव एरर जो है इसकी वैल्यूज क्या होंगी। जैसे a + b है तो रिलेटिव एरर होगा ΔA + ΔB डिवाइडेड बाई a + b। अगर a - b है देन ΔA + ΔB डिवाइडेड बाई a - b। AB अगर है देन ΔA बाई a + ΔB बाई b। सिमिलरली a बाई b है तो भी ये सेम ही आएगा, ठीक है, तो भी ये सेम ही वैल्यू आएगी, रिलेटिव एरर की वैल्यू सेम ही आएगी अगर a बाई b है तो। a⁻n है देन n ΔA बाई a, ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का जो है हम, इन्हीं फॉर्मूलेस को हम एरर के अंदर मेजरमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। हम जानते हैं टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो होता है t = 2π√L/g। देखिए एक ऑस्किलेशन का जो टाइम पीरियड है वो है स्मॉल t। ठीक है, तो 100 ऑस्किलेशंस का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना है, 100t हो जाएगा, दैट मीन्स कैपिटल T। ठीक है, सो t यहाँ से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट t = कैपिटल T बाई 100। और अगर हम इसमें एरर फाइंड आउट करें, ΔT = ΔT डिवाइडेड बाई 100। दैट मीन्स अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें देन ΔT बाई T = डेल कैपिटल T डिवाइडेड बाई कैपिटल T। इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, ΔT बाई कैपिटल T = डेल स्मॉल t बाई T। अगर हम यहाँ से देखें तो कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, कैपिटल T की वैल्यू है 100t, तो ये हम यहाँ यूज़ कर देते हैं, 100t हम यहाँ यूज़ कर देते हैं। देन 100 स्मॉल t = 2π√L/g। यहाँ से g की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 2500। ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा 50 पर, 2500 t² = π²L/g। तो यहाँ से जो g की वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी, g की वैल्यू आएगी π² डिवाइडेड बाई 2500 एंड L/t², ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रिलेटिव एरर अगर g के यहाँ से फाइंड आउट करें देन ΔG बाई g = ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें हो जाएगा ΔL/L एंड +2
डेल टी बाय टी, ठीक है। और हम जानते हैं डेल स्मॉल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी इक्वल था डेल एल बाय एल प्लस 2 डेल टी बाय कैपिटल डी के। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है विद, मैंने क्या लिखा था, विद 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। दैट मीन्स डेल एल की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम पीरियड जो है कैपिटल टी, 100 ऑस्किलेशन कितना गिवन है, 90 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है। एंड विद द रेजोल्यूशन कितना है, रेजोल्यूशन गिवन था 1 सेकेंड। तो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, आपने रिलेटिव एरर यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। और फिर जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज एरर फाइंड आउट हो जाएगा इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं सारी। दिस इंप्लाइज दैट डेल जी बाई जी इज इक्वल टू डेल एल बाई एल, दैट मीन्स 0.1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 2 एंड डेल टी बाई टी दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 90। और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद द 100 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/200 प्लस 1/45 इंटू 100%। तो ऑलमोस्ट जो इसका आंसर आएगा वो 3% के ऑलमोस्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो 3% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 5th क्वेश्चन आपको गिवन है, ये है IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, 2013 में आया था। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द वर्नियर कैलिपर्स। तो क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर का जो डायमीटर है वो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हुए फाइंड आउट किया गया, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हुए एक सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट किया गया एंड यू विल गेट 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, इट कोइंसाइड्स विद द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल इन बिटवीन मेन स्केल पर जो रीडिंग है 0 ऑफ द वर्नियर स्केल की वो इन बिटवीन आ रही थी 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। आल्सो वर्नियर स्केल में टोटल 50 डिविजन्स हैं और वो सारे 50 डिविजन्स बराबर हैं 2.45 सेंटीमीटर के, ठीक है। मेन स्केल का 2.45 सेंटीमीटर तक 50 डिविजन्स वर्नियर स्केल के आ रहे हैं। साथ ही साथ में 24th जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है विद द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। यानी एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है 24th वर्नियर स्केल डिवीजन विद द मेन स्केल डिवीजन। तो हमें जो है उस सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करना है यूजिंग दी वर्नियर कैलिपर्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, वर्नियर कैलिपर्स की जो टोटल रीडिंग होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग क्या है प्लस में लीस्ट काउंट कितना है उस वर्नियर कैलिपर से, उस इंस्ट्रूमेंट का, मल्टीप्लाइड विद द बेस्ट कॉन्साइड डिवीजन। वर्नियर स्केल का कौन सा बेस्ट डिवीजन जो कॉन्साइड करने लग रहा है विद द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन बेस्ट कॉन्साइड विद मेन स्केल डिवीजन। तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग इन बिटवीन है 5.10 एंड 5.15। इसके बीच में जो है 0 वर्नियर स्केल लाई कर रहा है। दैट मीन्स रीडिंग हम यहाँ पे शुरुआत वाली लेते हैं, कम वाली लेते हैं हमेशा, तो यहाँ आ जाएगी 5.10 सेंटीमीटर प्लस में लीस्ट काउंट देखते हैं अभी कितना आता है, हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। और वर्नियर स्केल डिवीजन जो बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है विद द मेन स्केल डिवीजन, इट गिव्स यू 24th जो डिवीजन है वही बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। अब बात करते हैं लास्ट में लीस्ट काउंट क्या होगा इसका। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का होता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये फॉर्मूला होता है। एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, अब देखिए 0 वर्नियर स्केल जो है वो इन बिटवीन आ रहा है 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल की दोनों रीडिंग है और इनके बीच में 0 वर्नियर स्केल लाई कर रहा है। इसका मतलब जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे वही जो है दो जो आपके पास मेन स्केल के जो डिवीजन है उनके बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। दैट मीन्स 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक आपके पास 5.10 सेंटीमीटर, एक है 5.15 सेंटीमीटर, द डिफरेंस इज 0.05 सेंटीमीटर, इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। सो 0.05 सेंटीमीटर माइनस अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 50 डिवीजन्स तो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर आएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन comes out to be 2.45 divided by 50 centimeter and it comes out to be 245 divided by 5 into 10 to the power minus 3 and it comes out to be 49 into 10 to the power minus 3 centimeter. That means
0.049 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कीजिए, यू आर गेटिंग 0.001 सेंटीमीटर। अगर 0.050 में से 0.049 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन यू आर गेटिंग 0.001 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.001। ठीक है, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें हम तो आ जाएगा 5.10 सेंटीमीटर प्लस में 0.024 सेंटीमीटर एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 5.124 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, 5.124 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी इन दी JEE एडवांस 2013। तो इसे बेस्ड जो है और भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस चैप्टर में से। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।